भारी उतार चढ़ाव के बीच है दुनिया भर के बाजार और पूरी कमोडिटीज का हाल। ऐसे में कल के उतार चढ़ाव के बाद आज भारतीय बाजारों में हल्की मजबूती के साथ शुरुआत के हैं संकेत। बड़ा सवाल है कि शुरुआत होने के बाद रेंज क्या रहेगी, ट्रेड कैसा रहेगा और क्या करें आप, फोकस रहेगा इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में तो अनिल जी ऑलरेडी मिड वीक वाला एक्शन हो गया। हमारा आज मिड वीक है और इतनी वॉलेटिलिटी के बीच आज क्या कुछ करना है सर, ये आप बताइए। सबसे पहले तो ट्रिगर्स। बिल्कुल, आज के ट्रिगर्स पहले देख लिए जाए और ट्रिगर्स आज वाकई में देखने लायक ट्रिगर्स है जिन्हें आप ट्रिगर्स कहते हैं। और लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपके पास बिल्कुल ट्रिगर्स नहीं होते हैं, कभी इतने ज्यादा ट्रिगर होते हैं कि आपको ये समझना मुश्किल होता है कि कौन से ट्रिगर पर भरोसा करें और किसे नजरअंदाज करें। मंदी की चिंता से कच्चा तेल 8% लुढ़का है, सीधा 112 से 107 डॉलर के आसपास, 105 डॉलर के आसपास आता हुआ दिखा। 112-13 डॉलर था कल बाजार बंद होने के वक्त। एग्री कमोडिटीज में कई महीनों की और कई सालों की लोअर लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। ऊपरी स्तरों से तेजी से फिसली है। खाने पीने की चीज़ों की के दाम सस्ते होने की और फूड इन्फ्लेशन कम होने की दुनिया भर में, इसके चलते आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में। अमेरिकी बाजारों में भी भारी उतार चढ़ाव, जबरदस्त कमजोरी वाला माहौल रहा। एक बार तो ऐसा लगा कि गया, लेकिन बंद होते होते इतनी ज़बरदस्त रिकवरी की हुई कि आप सोच नहीं सकते। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ है अमेरिकी बाजार और नैस्डैक तो 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और 30 मई के बाद फाइनली एक थोड़ी राहत वाली खबर हमारे बाजारों के लिए। लोकल ट्रिगर्स के तौर पर पहली बार 5 हफ्तों में आपको एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा आता दिखा है। और अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब घरेलू फंड्स ने छोटा ही सही लेकिन बिकवाली का आंकड़ा भी दिखाया। लेकिन एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा ये थोड़ा सा राहत देने वाला, मूड सुधारने वाला जरूर आपके लिए। जी बिल्कुल, तो मूड सुधारने वाले ट्रिगर्स भी अनिल जी कई सारे हैं, मूड बिगाड़ने वाले ट्रिगर्स भी कई सारे हैं। और ऑफ कोर्स हमारे बाजार में तो कल हमने देखा ऑलरेडी गेन्स पूरी गिव अप करके हम बंद हो गए। तो एक तरह से ग्लोबल वॉलेटिलिटी की इंडिकेशन हमारे बाजार ने कल दे दी थी। हाँ, मुझे लगता है कि कल हमारे बाजार काफ़ी हद तक भांप चुके थे। और अगर आप सीरियसली दीप अगर कोशिश करें हमारे बाजारों के सेकंड हाफ के मूवमेंट को जज करने की और उसे अमेरिका से कोरिलेट करने की, तो कई बार आप मतलब 10 में से 7 या 8 बार आप लगभग अंदाजा लगा पाएंगे कि अमेरिका में क्या होने वाला है। हमारे बाजार उसका इंडिकेशन देते हैं। लेकिन दिक्कत यही कि वो 1-on-1 कोरिलेशन कभी होता नहीं। और कभी कभी ये होता है कि आप जैसा सोचते हैं उसका विपरीत हो जाता है। कल यही हुआ। कल एक्चुअली विपरीत भी क्या, फर्स्ट हाफ में तो वही हुआ जो भारतीय बाजार सोच रहे थे कि अमेरिका कमजोर होगा, दिक्कतें होंगी, और इसी वजह से हम 16,000 को पार करके दिन के लोएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुए। लेकिन उसके बाद की रिकवरी, चलिए पहले एक बार अमेरिकी बाजारों के उतार चढ़ाव की बात कर ली जाए। तो जो कमजोरी हुई इस डर से हुई कि रेसेशन आ रहा है, रेसेशन आने की कमजोरी की खुशी में कच्चा तेल गिरा। खाने पीने की कमोडिटीज कई महीनों के, मलेशिया में पाम तेल का स्तर 1 साल के लोएस्ट लेवल पर है। कहाँ तेजी है, मतलब अब वो जो यही 6 महीने पहले, 8 महीने पहले हम कमोडिटीज के बड़े स्ट्रॉन्ग सुपर साइकिल की बात करते थे, कई सालों की तेजी है। बाजार ऐसे हो गए दीप की दुनिया भर में एसेट क्लासेस इस तरह से अपना रंग रूप बदलती है कि बहुत मुश्किल काम है लॉन्ग टर्म व्यू लेना। कई बार लोग बोलते हैं कि, और आमतौर पर हम शुरुआत से यही सुनते आए जमाने के दिनों से, लोग कहते थे कि बाजार को लॉन्ग टर्म में प्रेडिक्ट करना आसान काम है। वाकई में अब मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में प्रेडिक्ट करना आसान था। लॉन्ग टर्म में मतलब अगर मैं मेरी लाइफ टाइम का प्रेडिक्शन दूं तब तो मुझे पता है कि ऊपर ही जाना है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का मतलब साल, 2 साल, 3 साल है तो ये ज़्यादा मुश्किल काम है। डे टू डे प्रेडिक्ट करना ज़्यादा आसान होता दिख रहा है। जिस तरह की वॉलेटिलिटी हो रही है, आप सोच ही नहीं सकते कि 6 महीने पहले कमोडिटीज के दाम क्या थे और आज क्या दाम है। 6 महीने मतलब निकल मिलता नहीं था। ये हालत है। हेडलाइंस ये बनती थी कि मतलब चाहिए, हाँ, हर रोज 20% 30% दाम बढ़ते थे। आज आप सोचिए कोई खरीदने वाला नहीं है। सो आई थिंक जो कुछ अमेरिका में हुआ है दोनों तरफ से है। आप देखिए मार्केट के लिहाज से देखेंगे तो ठीक है कि कमोडिटीज के दाम तेजी से घट रहे हैं और कमोडिटी प्रोड्यूसर्स के लिए फिर नुकसान की बात है और ऐसे में स्टॉक्स गिरने चाहिए। दूसरी तरफ आप इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो आप यही तो चाहते थे कि इन्फ्लेशन कम हो। आज की तारीख में अमेरिका की सरकार और दुनिया भर की सरकारों का और अमेरिका के सेंट्रल बैंक और बाकी सारे सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा दुश्मन तो इन्फ्लेशन है। मतलब सब मान के चले, जहाँ इन्फ्लेशन दिखे गोली मार दो, शूट एट साइट। करेक्ट है ना, वही दिख रहा है। वैसे ही तो अब आपका इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है तो कायदे से खुश होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन
आ तो रहा है नीचे, लेकिन साथ में अपनी मंदी लेकर आ रहा है। सो एक तरफ आपको इन्फ्लेशन कम होने की राहत है, तो दूसरी तरफ मंदी आने का डर भी। और इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में अमेरिकी बाजार भारी उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। अब ये उस वक्त मूड पे है कि पहले मुझे मंदी से डरना है तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, और फिर मुझे इन्फ्लेशन से राहत की थोड़ी सी खुशी, ऊपर आ जाऊंगा। यही होता दिख रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा अमेरिकी बाजारों के मूड को पढ़ने समझने की कोशिश करना व्यर्थ है। सीरियसली बोल रहा हूँ, व्यर्थ है। क्योंकि इस तरह के बाजारों में आप क्या अंदाज लगाएंगे? कल कुछ नहीं, मुझे बताइए, चलो मार्केट तो अपनी जगह, कल 3:30 बजे 112 पे क्रूड, कौन कह सकता था कल 105 मिलेगा? एग्जैक्टली, कोई नहीं कह सकता था। करेक्शन नहीं हो ही नहीं सकता। मतलब ये, और खाली बाजार नहीं, बाजार तो हम क्लोजली ट्रैक करते हैं, बाकी कमोडिटीज देखिए सब जगह, डॉलर इंडेक्स देखिए 106.50। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाइयों पर, कमोडिटीज एक साथ गिर रही हैं, मार्केट ऊपर नीचे हो रहे हैं। सो कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में देखना समझना, शांति से बैठना ज़्यादा ठीक है, बजाय इसके अच्छा शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स आपकी बढ़ गई है, लॉन्ग टर्म वाली कम हो गई। आमतौर पर आप जिसको उधार देते हैं, आप एक सिंपल सा लॉजिक समझिए। जब आप बैंक में एफडी करवाने जाते हैं, आप किसी बैंक में जाएंगे, बोले 3 महीने की एफडी करानी, 1 साल की एफडी करानी, तो उसका ब्याज होगा फॉर एग्जांपल 5%। और ये आप 5 साल की 10 साल की एफडी कराएंगे तो ब्याज होगा 8%, 7%, 6%, ज़्यादा ही होगा। करेक्ट? ऐसा कभी हुआ है कि आप बोले कि नहीं 15 दिन की एफडी के पैसे पे ब्याज ज़्यादा दूंगा और 2 साल की एफडी पे कम दूंगा? नहीं होता ना। यही हो रहा है अमेरिका में। और ये कब होता है? जब शॉर्ट टर्म में आपकी ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद हो और लॉन्ग टर्म में कम हो। बट लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली आपको पता है कि ब्याज दरें वापस से नीचे आ जाएगी। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जब बढ़ती है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, कभी कभार वाली सिचुएशन होती है। और इस सिचुएशन में आमतौर पर लोग मानकर चलते हैं कि ग्रोथ खराब हो जाएगी, मंदी आने का डर होता है। तो वो वाली चीज़ है जो अमेरिका में कभी कभार देखने को मिलती है, वो अभी होती दिख रही है ना। आई थिंक रिसेंट टाइम में तीसरी बार ऐसा हुआ जब बॉन्ड यील्ड उल्टी है। तो मतलब वो कहीं कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि महंगाई बढ़ी रहेगी, ग्रोथ कम होगी, स्टैगफ्लेशन जिसको आप बोलते हैं, वो होने के डर साफ साफ अमेरिकी बाजारों में दिख रहे हैं। अब आप देखिए, ब्याज दरों में विरोधाभास है, स्टॉक मार्केट में विरोधाभास है, इकोनॉमी में विरोधाभास है, कमोडिटीज में विरोधाभास है। ऐसे बहुत सारी चीजें जब है ना अपने अपने हिसाब से काम कर रही हो, तब आप शांति से मार्केट को सेटल होने दीजिए। देखिए जो हो रहा है उसको आराम से सीखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा बहुत इसमें एनालिसिस करके कुछ हाथ आने वाला है नहीं आने वाला कुछ नहीं आएगा दीप। आने वाला होता तो हम कोशिश कर लेते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। अगर एक दो फैक्टर हो ना तो आप संभाल सकते हो कि चलो मुझे बॉन्ड यील्ड पे ही फोकस करना है, मुझे डॉलर इंडेक्स पे फोकस करना है, या मुझे क्रूड पे करना है। अब सारी कमोडिटीज और तैयार हो गई, उसके ऊपर से ठीक है कल नहीं था, वापस से जियोपॉलिटिकल टेंशन कोई नई शुरू हो जाए, हो सकती है, यू नेवर नो। अब आज 105 क्रूड है, कौन सी बड़ी बात है 2 दिन बाद वापस 115 हो जाए। सप्लाई की कमी है जी, लो नहीं देंगे और प्रोडक्शन कट कर दिया या कुछ भी इस तरह की खबर आ गई। सो मुझे नहीं लगता कि 100-105 से नीचे बहुत जल्दी में जाने वाला है। 115-120 के ऊपर बहुत जल्दी से, कल भी हम यही बात कर रहे थे, 115-120 पे आएगा, कुछ ऐसा होगा वापस वो नीचे खींच के लाएगा। 100-105 पे आएगा, वापस कुछ ऐसा होगा ऊपर खींच के लाएगा। लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि नीचे आ जाए, लेकिन चलो कुल मिला के एक सिंपल सी चीज़ हमारे लिए अच्छा है। मैं वही सवाल पूछने वाला था कि एटलीस्ट चलिए बाकी सब है, आज रुपया भी लग रहा है जिस तरह से डॉलर इंडेक्स गया, आज भी नया लो बना सकता है, बट कमोडिटीज का तो बड़ी राहत है सर। कच्चा तेल चलिए देख लीजिए, बाकी कमोडिटीज तो बहुत ही अच्छी राहत तो कच्चे तेल में भी है, कच्चे तेल में भी है, बिल्कुल है। 8% आपका इंपोर्ट बिल एक दिन में अगर कम होता है, रोज का आपको क्रूड खरीदना है, करेक्ट। और दूसरी कमोडिटीज जो तेजी से घट रही हैं, खाने पीने की चीज़ों की, और दूसरा खाने पीने की चीज़ों की कमोडिटी है ना, लोगों को डायरेक्टली हिट करती है। एक बार मेटल वेटल ये वो दूसरी कमोडिटीज है ना, वो एक बार चल जाए दीप, नॉन एग्री कमोडिटीज, लेकिन एग्री कमोडिटीज तो हर एक को हिट करती है, और नीचे वाले तबके को ज़्यादा हिट करती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, करेक्ट। और दूसरा क्रूड की और खाने पीने की चीज़ों की महंगाई सबसे ज़्यादा मार देने वाली है। सो इसलिए अगर ये दोनों घटते हैं ना, तो ये महंगाई के स्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा है कि वो कम हो रही है, और वो उसका फायदा सीधा सीधा आता है। मेटल्स कम ज़्यादा हो गए तो भी वो बिजनेस डिसीजन है। अब समझो आप घर बना रहे हैं, सीमेंट स्टील लगाना है आपको, बहुत महंगा हो गया सीमेंट स्टील के दाम 50% मिल गया, आप सोचे यार 2 साल रुक जाता हूँ मैं, साल भर रुक जाता हूँ। वो डिसीजन खाने पीने में तो ये नहीं कह सकते आज गेहूँ महंगा हो गया कल खाऊंगा, एग्जैक्टली करेक्ट। तो ये जो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई और कच्चे तेल की महंगाई भी आप
रोज का काम है कच्चा तेल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह काम आता है ये आपके पेट्रोल डीजल। तो ये दो महंगाई कम होना ज़्यादा अच्छा है। तो कल महंगाई का जो कॉम्बिनेशन है, जो कल जो दोनों चीज़ों की कम हुई है, क्रूड की, ये एक तरह से हमारी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ठीक है। तो कल ग्लोबल मार्केट से आप मुझे पूछेंगे तो अपने लिए कुछ खराब नहीं हुआ। एग्जैक्टली, अपने लिए तो अच्छा ही हुआ, हम तो यही चाहते हैं। एग्जैक्टली से हमारी ग्रोथ हम देख लेंगे, हमें अपनी ग्रोथ की इतनी चिंता है नहीं। बिल्कुल। हमारे थोड़ा खाने पीने की चीज़ों की महंगाई कम हो जाए और थोड़ा हमारा क्रूड कंट्रोल में आ जाए तो हम सेट है। सो अमेरिका वालों की वो जाने, ग्लोबल रिसेशन की वो जाने, थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल हमारे लिए ठीक है जो कल कुछ हुआ है। चलिए, तो मैं कोई ऐसा दुखी नहीं हूं कि जोर से कमोडिटीज की धुलाई हो गई, जोर से क्रूड नीचे आ गया, उसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे, और मार्केट होता रहे। सी एक दो दिन के मार्केट ऊपर नीचे होने से ज्यादा नहीं परेशान होना, इकोनॉमी ठीक रहनी चाहिए। और इकोनॉमी हमारी तब ठीक रहेगी जब कच्चा तेल नीचे होगा। आपने कल देखा ना, $2360 करोड़ आया हमारा व्यापार घाटा, हाईएस्ट लेवल पे। हमको चाहिए ही नहीं है, हमको करंट अकाउंट डेफिसिट इतना चाहिए नहीं। और ये तभी नीचे आएगा जब आप इंपोर्ट कम करेंगे। इंपोर्ट में गोल्ड और क्रूड सबसे ज्यादा। गोल्ड तो चलो गवर्नमेंट ने टाइट कर दिया, क्रूड अपने आप नीचे आ गया तो बहुत बढ़िया। तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ जो ग्लोबल मार्केट्स में। बिल्कुल सर, तो चलिए ये एक अच्छा फैक्टर है, इसलिए शायद थोड़ा एसजीएक्स भी संभला हुआ है। एक और फैक्टर भी जोड़ दे सर, फाइनली एफआईज थोड़ा लौटे, थोड़े दिन के लिए, एक दिन के लिए लौटे या फिर थोड़ा लंबा समय दिख सकता है, ये बताइए सर। क्योंकि एंड में जो गिरावट हुई है, हालांकि फ्यूचर्स के वॉल्यूम पे चल कह सकते हैं थोड़ा कम है, बट एंड में गिरावट हुई, तो उसके बाद अगर आप देखें एफआईज का बाय फिगर है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दो चीजें हैं दीप, एक तो ये कि एफआईज लगातार पिछले कई दिनों से अपनी बिकवाली कम करने का संकेत तो दे ही रहे थे। करेक्ट, फिगर्स जो 5-6 हजार करोड़ के आते थे, 7-7 हजार करोड़ के, $1 बिलियन की बिकवाली भी हमने देखी है। वहाँ से आप 4000 करोड़ पे आए, फिर 2000 करोड़ पे, फिर 1000 करोड़ के नीचे के फिगर आने लगे। और दूसरा वायदा कारोबार में तो इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन लगभग लाइफ टाइम लो पर 15% के आसपास चल रही, तो वहाँ बेचने की गुंजाइश और जगह बची नहीं। तो जुलाई सीरीज पे बुलिश होने का एक बड़ा कारण ये भी है, एफआईज इंडेक्स पे लॉन्ग है ही नहीं। सो ऐसे में आपके लिए कितना बेच के बेचेंगे आप? करेक्ट। सो एक वो है। दूसरा रहा सवाल कल का, तो कल हो सकता है थोड़ी बहुत इंडेक्स बाइंग हुई हो फर्स्ट हाफ में, और उसकी वजह से आपको ज़्यादा एक्शन दिखाओ। सेकंड हाफ में वाली ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन ज़्यादा छोड़ी है, तो नेट बाय फिगर है। हाँ, 5 हफ्तों बाद बाय फिगर आया है, एंजॉय करना चाहिए, खुश होना चाहिए, पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं और एंथुसिस्टिक नहीं हूँ और बहुत मतलब ऐसा कूद जाऊँ वाह ये क्या हो गया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा देखते हैं ना 2-4 दिन। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इन डेटा के दम पर एक चीज़ जो दिख रही है वो ये कि इंडेक्स में आपके लिए मंदी की गुंजाइश कम हो जाती है। इसका रीजन ये दीप कि आप देखिए कल न सिर्फ कैश में खरीदा है एफआईज ने 1300 करोड़ का, बल्कि इंडेक्स फ्यूचर्स 925 करोड़ के खरीदे और ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है, यानी कि वहां पर शॉर्ट कवरिंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स भी 250 करोड़ के खरीदे। तो डेटा ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि कैश में खरीदा है, डेटा क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है, महीनों बाद, जब तीनों में एक साथ खरीदारी हो, कैश में भी, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी। करेक्ट। इससे मतलब क्या निकलता है? इससे मतलब निकलता है ये कि पहला, आपके बाजार के नीचे की रिस्क थोड़ी कम हो गई है जी। दूसरा, अगर बाजार नीचे आएंगे तो खरीदारी आएगी, क्योंकि इंडेक्स पे वो काफी शॉर्ट है और स्टॉक्स में बेचने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये डेटा देखकर आपको 16200 हो जाना चाहिए, तो आपकी गलतफहमी। ये नहीं होगा, बट और चाहिए। एक दिन दो दिन डेटा से नहीं होगा। एक दिन पहले भी देखा हुआ है। हाँ, एक दो दिन पहले भी हुआ है। तो थोड़ी सस्टेन बाइंग दिखे। लेकिन इस बार और पिछली बार में एक फर्क है, पिछली बार 1-2 दिन बाइंग आती है फिर वापस ठंडे हो जाते थे। तब एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 40-50% चलती थी, इंडेक्स पे 60% चलती थी, अब 15% है। सो इसलिए इस बार अगर 1-2 दिन आया तो इस बार बढ़ने की गुंजाइश, बढ़ने की जगह ज्यादा है पिछले के बार के मुकाबले। राइट। सो इस बार आप बढ़ ज्यादा सकते हैं। सिर्फ 2 या 3 दिन आपको ये पॉजिटिव डेटा दिख जाए, आप 16200 निकाल लेंगे। राइट, समझ गया। बस, तो ये बड़ा बदलाव है डेटा में। तो आज ये दूसरा लोकल फैक्टर में सबसे बड़ा पॉजिटिव हमारे लिए यही है। सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है, और साथ में कमोडिटीज के दाम भी गिरे हैं, और दो पॉजिटिव ग्लोबली हमें वहां से पॉजिटिव मिल रहा है क्रूड और कमोडिटीज। लोकली एफआईज के डेटा थोड़े बेहतर होते हैं। चलिए, दोनों फैक्टर्स हमारे फेवर में। एक और पॉजिटिव है, कल का उतार चढ़ाव। क्यों? 16025 आपने देखा, सबको लगा ब्रेकआउट आ गया। और दीप में मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से ये बात लगातार कह रहा हूँ, एक्सट्रीम तेजी जब सोचेंगे वहां से थप्पड़ मार के धुलाई होगी एकदम। एग्जैक्टली। और जैसे सोचेंगे कि ताला लगने वाला है बाजार के, खत्म है,
वहाँ से रिकवरी आई। कल आपने ये दोनों इमोशंस एक साथ देख लिए। 16,000 पार करके निकला, ऐसा लगा कि बस खत्म हो गया, अब तो वापस नीचे नहीं आना है। और वो सबको लगता है और गलत नहीं लगता, मैं किसी की गलती नहीं कह रहा कि कोई गलत, उस समय सबको लगता है कि 16,000 निकला है, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। अचानक से रीजन कुछ भी हो, हम पहले गिरे, डाउ फ्यूचर्स बाद में गिरे, एग्जैक्टली करेक्ट। अब किसी भी रीजन से गिरे लेकिन गिर गए ना, उस समय एकदम ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट बुलिश मूड है आपकी रहे। कल लोएस्ट लेवल पे जाके बंद हुए आप 15,800 पे, और सबको डर क्या कल वापस जोर से नीचे खुलेंगे, और आज क्या हो रहा है, हरे में खुलने की कोशिश। यही इस मार्केट की रीत है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से, कि जब आपको एकदम से तेजी वाला माहौल दिखेगा वहाँ से घूमेगा मार्केट, नीचे आएगा, और जब लगता है कि बहुत खराब होने वाला है वो और ज़्यादा 100-200 निकलेगा पॉइंट निफ्टी बैंक, वहाँ से घूम रहा है। ये हो रहा है, और ऐसे में इंडेक्स में ट्रेड करना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम है नहीं। कॉन्ट्रा ट्रेड लेना होता है, होता नहीं। कॉन्ट्रा ट्रेड करना 10 बार बोलेंगे तो एक आध बार लिया जाएगा, एग्जैक्टली राइट। और लेकिन क्या करें, अब यही है। सो अब इसमें अच्छा क्या है, अच्छा ये कि कल के कल ही कमजोर ट्रेडर्स की धुलाई हो गई। क्या कल गिरना इंपॉर्टेंट नहीं था दीप जी, गिरने की स्पीड इंपॉर्टेंट थी, और उस स्पीड से गिरा। एक तो जब है ना, आप है ना एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो, आपकी स्पीड 120 की है, ठीक है ना, और आपको मालूम है एक्सप्रेस वे खुला है, क्या है, मतलब अचानक से कोई गाय आ जाए या अचानक से कोई गाड़ी बंद दिख जाए आपको और आप उसी लेन में हो, करेक्ट, तो आप हड़बड़ा जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप वो उसके लिए तैयार ही थे कि मुझे स्पीड। सेम कल 16,000 पे कोई तैयार ही नहीं था कि मेरी स्पीड कम होने वाली है, रिवर्स वाला भी मामला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सस्टेन बाइंग धीमे धीमे हो रही थी। तो कल जो स्पीड से नीचे आया उसमें बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए, ओपन इंटरेस्ट घट गया, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से देखेंगे बाजार हल्का हो गया। तो जो हुआ वो, जिसमें प्रॉफिट लॉस लोगों का जो हुआ होगा, लेकिन बाजार हल्के हो गए। कमजोर ट्रेडर्स कल फिर से निकल गए सिस्टम से। तो मेरे ख्याल से वो दूसरी चीज है जो अच्छी हुई है कल। एक तो एफआईएस की डेटा की क्वालिटी, कल के उतार चढ़ाव के बाद हल्के बाजार, तो आज आपके लिए गिरने की जगह कम है, बढ़ने का स्कोप है। समझ गए सर। तो चलिए, फैक्टर्स थोड़े फेवर में हैं, और जैसा अंजलि का सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है एफआईएस का लौटना। बताएं सर फिर आज का सेटअप। ग्लोबल संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं दीप, और बड़े समय बाद एफआईएस के संकेत भी पॉजिटिव साइड पर हैं। घरेलू फंड्स के संकेत मैंने न्यूट्रल ही रखे हैं, क्योंकि 250 करोड़ की बिकवाली से मैं कोई बहुत दुखी भी नहीं हूँ। वायदा कारोबार के संकेत मैंने पॉजिटिव रखे हैं लंबे समय बाद, और पॉजिटिव रखने की वजह है कि पुट कॉल रेशियो घटकर भी आया है, और साथ ही पोजीशंस हल्की हुई हैं, और उसके ऊपर एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 15-16% ही है, तो इसलिए पॉजिटिव है। सेंटीमेंट और ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं किया, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ना बहुत मूड अच्छा है ना खराब भी नहीं है, और ट्रेंड अभी भी नेगेटिव साइड पर है। इसको बदलने में थोड़ा सा वक्त है। 15,800 के आसपास आकर 800-850 की रेंज में टेस्ट करा है हमारे पेशेंस को, कि ऊपर बंद हो या नीचे बंद हो। ठीक है सर। निफ्टी पर 15,700 15,800 ये सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने की संभावना कम, गए तो 15,550 15,650 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। 100 पॉइंट की रेंज इसलिए आ रही कि बाजार की इंटरडे वॉलिटिलिटी बढ़ी है, नहीं तो मैं 50-50 पॉइंट की रेंज ही दे देता था। पॉइंट नंबर 1 ऊपर 15,860 15,925 पहली रुकावट की जगह है, इस रेंज में हम खुलकर देखेंगे कि क्या कुछ होता है, और उसके ऊपर निकलने पर 15,975 से 16,075 वो रेंज है जहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों ही होती दिखेगी। बैंक निफ्टी 33,525 33,650 तुरंत प्रभाव से मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटना नहीं चाहिए, होल्ड होगा भी। इसके नीचे गए तो 33,300 33,425 की रेंज है जहां पर परफेक्ट बाइंग की जगह है, आएगा नहीं, लगता नहीं है। ऊपर में 33,950 34,125 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, वहां पहुंचकर देखेंगे आगे क्या करना है। 34,350 34,475 वो जगह है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट्स दोनों ही बनाने चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, ये बड़े जोन। ठीक है सर, ये तो रहे बड़े जोन्स की बात आज के लिए, और देखते हैं आज कल तो बड़े लेवल्स बाजार ने टेस्ट किए थे, कि आज कर सकते हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बताएं सर फिर दिन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां दिख रही है। 15,810 पे आप बंद हुए, 15,775 750 725 700, यहाँ तक तो नॉन स्टॉप आपके हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट है। इसके बाद 650 और 625 दो अगले सपोर्ट, और 550 वर्स्ट के सिनेरियो में जो कि दिखता नहीं है। तो फिलहाल मैं 15,600 के नीचे की 625 के नीचे की कमजोरी देख नहीं रहा, यानी कि यहाँ से 125-150 पॉइंट मैक्सिमम निफ्टी और आ जाए तो आ जाए किसी झटके में, बाकी ऐसे आसानी से नहीं आएगा। ऊपर की तरफ 810 पर आप बंद हुए, 830 850 दो छोटे लेवल हैं, 890 925 मीडियम लेवल है, और उसके पार 975 16,000 16,025 और 16,075 फाइनल लेवल निफ्टी में ऊपर की तरफ। अब आइए बैंक निफ्टी 33,800 के आसपास आप बंद हुए, 33,750 33,650 दो छोटे लेवल हैं,
33,525, 33,425 मीडियम लेवल है, इसके नीचे की संभावना है नहीं, सिर्फ नोट करके रखें। 33,300, 33,200, 33,125। अगर गलती से एक बार बैंक निफ्टी वापस दीप है ना 33,125, 33,300 की रेंज में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग होकर फिर ऊपर भागने के लिए तैयार होगा। यानी कि यहाँ से अगर 400-500 पॉइंट का करेक्शन अगर आ जाता है 500-600 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी बहुत हेल्दी हो जाएगा। करेक्ट। हाँ, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में जो बड़ी तेजी बनने के आसार बनेंगे। ठीक जैसे कि निफ्टी में अगर एक बार फिर से 15,550, 15,650 की रेंज में आ जाता है तो वो और एक अच्छा कंसोलिडेशन करके बड़ी तेजी दिखा सकता है। तो देखते हैं, या तो सीधा ही भाग जाए या एक अच्छे लेवल पे सपोर्ट करके भागे, दोनों में से क्या होता है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। बैंक निफ्टी ऊपर का लेवल सर रह गए रहेगा 33,950, 34,125 दो छोटे लेवल हैं। 34,275, 350 मीडियम लेवल जो कल तक आपने देखे, इसके ऊपर की संभावना कम है, नोट करके रख ले। 34,475, 34,650। मैंने कल ही आपको कहा था कि लेवल्स दूर दूर के आ रहे हैं जी, और आप देखिए कल का हाई 34,360 बनाया, 34,350 का लेवल था। लेवल्स दूर के आए, नजदीक के आए, जो आएंगे वो निकल कर आएंगे, वो बराबर ही आएंगे। और आप देखिए कल हमने कल आप दोनों तरफ के लेवल मिले हैं आपको। आप देखिए बेचने के लिए जो हमारी निफ्टी की रेंज थी बेचने के लिए, वो भी आपको मिली है बराबर। ये आप 15,975 से 16,075 की रेंज में बेचिए। 15,975, 16,025 आपको मिला है। बैंक निफ्टी में 34,350 पे बेचने का कहा था, 34,360 का हाई है। खरीदने के लिए भी आपकी रेंज 700-800 की थी, कल का लो 780-85 का है। एग्जैक्टली। बैंक निफ्टी में भी 750। तो लेवल बिल्कुल परफेक्ट निकल के आ रहे हैं मार्केट में। आपको पेशेंस रखना है। होता क्या है कि खरीदने का मन 16,000 पे करता है, एग्जैक्टली 15,800 पे करता नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, बैंक निफ्टी में भी सेम है। 34,300 पे खरीदने का मन करेगा, 34,000 पे नहीं करेगा या 33,800 पे नहीं करेगा। तो वो उस समय थोड़ी भावनाओं को काबू में करना जरूरी है। हाँ, कि ऊपर के लेवल पे फंसना नहीं है, नीचे के लेवल पे डरना नहीं है। एग्जैक्टली। अब वो वही तो नहीं होता वहीं पर तो इमोशंस उसके लिए 108 बार वो ऐसे माला फेरनी पड़ती है। ऊपर में फंसना नहीं है, नीचे में डरना नहीं, ऊपर में फंसना नहीं। सर लिखवाते थे ना टीचर हमारे को, कॉपी में लिखो 10 पेज भर के, जब तक याद नहीं हो जाए। हाँ, करवाए आशीष राइटिंग करने के लिए बहुत बार कराए, लगता तो नहीं देख के सब। चलिए बढ़िया जी। चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अच्छा थोड़ा डेटा और समझाएं सर, पुट कॉल रेशियो भी क्या कह रहा है, एफआईएस की पोजीशन? हाँ, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 14 से बढ़कर 16 हुई है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई, अभी भी बहुत कंफर्टेबल है। पुट कॉल रेशियो एक तरह से 93 आया, 20 बेसिस पॉइंट घटा है दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोनों लाइट एंड कंफर्टेबल है, ओवरसोल्ड नहीं है, लाइट एंड कंफर्टेबल है। विक्स 1% घट कर आया है। लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस कल का जो है वही आज भी रखेंगे, 15,650 इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। जिसको इंट्राडे छोटा रखना है वो 15,775 का भी रख सकता है, अपनी इच्छा पर है, छूट है आपको। बाकी 15,650 सही स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। बैंक निफ्टी 33,500 इंट्राडे स्टॉप लॉस होगा, 33,400 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। जिनको दूर रखना है वो 33,000 के आसपास का आता है निकल के। मेरी सलाह ये कि यही रख लीजिए, बहुत है काफ़ी, 33,500, 33,400। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस है तो शॉर्ट साइड पर आपके इंट्राडे वाला स्टॉप लॉस तो कल ट्रिगर हो गया। क्लोजिंग वाला कल नहीं हुआ, 15,850 था। ठीक है, तो आज 16,050 कल के हाई के ऊपर निकले तो डे ट्रेडर्स को शॉर्ट काटना है। थोड़ा दूर है लेकिन वही है। अगर आपको छोटा रखना है तो 15,925 भी आप इंट्राडे रख सकते हैं। क्लोजिंग 15,925 रख लीजिए। ओके। क्योंकि कई बार हो रहा है 15,800, 850 की रेंज में बंद तो हो रहा है, एक दो दिन बंद होता है वापस नीचे आ जाता है दीप। तो इसलिए थोड़ा सा हमने बजाय 15,850 को क्लोजिंग रखने के बजाय 15,925 रख लिया सेफर साइड पर, ताकि खाली ऐसा ना हो कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करे फिर नीचे आ जाए, तो वो फिर आपको बुरा लगेगा ऐसा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया। और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 34,000 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही। इंट्राडे 34,350 आ रहा है कल का हाई, बहुत दूर हो जाता है, 550 पॉइंट के स्टॉप लॉस का कोई मतलब बनता नहीं, इसलिए 34,000 के ऊपर निकल कर टिके तो इंट्राडे में। और क्लोजिंग अगर आपको वापस से 33,950 की बेस्ट क्लोजिंग मिली अपने आपको परसों, ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो थैंक यू वेरी मच। समझ गया सर। नई पोजीशंस कैसे? बहुत आसानी से दीप, आजकल ज़्यादा दे ही नहीं रहा है, एक से काम हो रहा है। क्या होता है कि एक एक पोजीशन दो उसी पे आ जाता है मार्केट, दोनों तरफ ट्रेड का मौका मिलता है, तो ज़्यादा क्यों देना है। तो खरीदना है निफ्टी 15,700, 15,800 की रेंज में टुकड़ों में। दो स्ट्रेटेजी। पहली स्ट्रेटेजी है कि जो ट्रेंड बनेगा उसके विपरीत ट्रेड करना पड़ेगा, और उसको करने में डर लगेगा, उसके लिए दूसरी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करें जो बता रहा हूँ, टुकड़ों में लेना है, टुकड़ों में देना है। बिल्कुल। तो 15,800 से 15,700 की रेंज में टुकड़ों में लेना है। 15,800 पे थोड़ा ले लिया, 750 पे थोड़ा ले लिया, 700 पे थोड़ा ले लिया। आपको एक लोट लेना है या 4 लोट लेना है, उस हिसाब से आप अपने अपने टुकड़े डिसाइड कर लो। करेक्ट।
उस समय का मार्केट मूड, माहौल, डाउ फ्यूचर्स, रुपया देख के आप डिसाइड कर लो कि कितना जल्दी लेना है। एग्जैक्टली इस रेंज में लेना है। स्टॉप लॉस 15,625 का होगा। टारगेट 830, 850 दो छोटे टारगेट, 890, 925 मीडियम टारगेट, 15,975, 16,000, 16,025। थैंक यू वेरी मच। ओके, ये सारे टारगेट इतने काफ़ी हैं। ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं 15,925, 16,025 की रेंज में आपको बेचना है। कल भी यही रेंज दी थी, आज भी यही रेंज है। बेचिए इस रेंज में। 925 पे मूड बनाइए, बेचने लायक हो गए कि नहीं हुए। अगर लगता हो गए अच्छी बात है, नहीं हुए तो थोड़ा इंतजार कीजिए ऊपर का। 16,000 के आसपास जितना बेच पाए बहुत बढ़िया। स्टॉप लॉस 16,100 का थोड़ा दूर है। टारगेट जो बनेंगे 15,860, 15,835 दो छोटे टारगेट, 15,810, 15,750 मीडियम टारगेट। आप भी बोलेंगे ये क्या कर गया है। मेरे को कभी कभी मेरे को मजा आता है ऐसा करने में। राउंड फिगर के एग्जैक्ट निकालने में मैं भी तो मजे लूँ। तो जब कभी कभी एकदम फुर्सत में होता हूँ तो फिर मैं ऐसे निकालता हूँ, एग्जैक्ट लेवल निकालने की कोशिश करता हूँ। कभी कम टाइम होता है तो फिर राउंड फिगर में देता हूँ। तो 785, उसके बाद 750, 725, 700 और 650 तक के टारगेट आपके लिए शॉर्ट साइड पर निफ्टी में ये है। ओके, अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी खरीदने के लिए परफेक्ट जगह है। 33,750 से मूड बनाइए। 3 लोट लेना है, 750, 650, 525 तीनों जगह खरीद लीजिए। ओके, ये रेंज है आपके लिए खरीदने की परफेक्ट। 400 का स्टॉप लॉस होगा, 33,400 का टारगेट जो बनेंगे वो 33,825 और 950 दो छोटे टारगेट हैं। 34,125, 34,275 और 34,350 मीडियम टारगेट है। और एक ही बड़ा टारगेट है वो 34,475 का। ये आपके लिए बैंक निफ्टी। ठीक है सर, समझ गए। बेचने का मामला थोड़ा सा मुश्किल है। कल दीप हमने बेचने की रेंज सही पकड़ ली थी 34,350। बढ़िया पकड़ी थी। आज पकड़ने में मुश्किल आ रही है। आज मैंने थोड़ी नीचे की है रेंज, जबकि कल हमने वो लेवल छुआ है। तो आज मुझे लगता है 34,125, 150 के आसपास से सोचना शुरू करें बेचने का। अगर वहाँ बाकी मूड माहौल ठीक लगे तो वहाँ दे दीजिए। 34,275 पे सोच सकते हैं। 34,350 पे पक्का बेचना चाहिए एक बार। 34,350 तो परफेक्ट लेवल है वहाँ बेचने के लिए। बाकी आप माहौल के हिसाब से डिसाइड कीजिए। 34,550 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है और यही लगाना है। यही लगाना, हाँ, इसमें बदलना नहीं, यही लगाना स्ट्रिक्ट रहना है उसके लिए। हाँ, यही लगाना है। या तो बिल्कुल ही छोटा लगाओ 34,400 का। मेरे को 50 ही पॉइंट का लगाना है, मतलब वो चांस लेने वाली बात है। बुकिश स्टॉप लॉस लगाना है ढंग का तो 550 का है। टारगेट जो बनेंगे पहला 34,000, 33,950 दो छोटे टारगेट, 33,825, 33,750 दो मीडियम टारगेट, 33,650, 525 फाइनल टारगेट। ठीक है सर, आजकल बढ़िया मजा आ रहा है, आराम से मिल जाते दोनों। एक एक बाय सेल से काम चल जाता है। एग्रेसिव के लिए अलग से देंगे, करना ही जरूरत है। और मौका दे रहा है। दोनों तरफ के मौके मिलते हैं। ऐसा देखा जाए अगर कोई मास्टर कर पाए ना, ये मार्केट परफेक्ट है उनके लिए। जो सीख कर करना चाहता है ना, इससे बढ़िया मार्केट ट्रेडर्स को तो वोलेटिलिटी चाहिए। अगर आपने ले लिया और दिन भर में निफ्टी 30, 40, 50 पॉइंट मूव नहीं आता, करोगे क्या? ब्रोकर के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो स्विंग ट्रेड्स अच्छे मिल रहे हैं। स्विंग में आना चाहिए दीप। ये मतलब मैं बता रहा हूँ, जो पिछले साल 2 साल में नए नए लोग मार्केट में आए, जो इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, उनको इससे बढ़िया लर्निंग सेशंस नहीं मिलेंगे मार्केट। एग्जैक्टली, इससे बढ़िया कभी प्रैक्टिकल लर्निंग कहते हैं। प्रैक्टिकल मतलब ऑन द जॉब लर्निंग जिसको बोलते हैं ना, एग्जैक्टली, वो यही है। बहुत बढ़िया मार्केट है। चलिए, तो बढ़िया स्विंग आ रहा है। अच्छा, थोड़े लेवल्स बताने हैं बाकी। हाँ, नहीं, सब तो बता हाँ, दी, वही खाली एफएनओ के बता FNO दो। 15,800 मेक और ब्रेक लेवल है। 44 लाख शेयर पुट में है, 49 लाख शेयर कॉल्स में, बराबरी का मामला है। यही मेक और ब्रेक लेवल है। नीचे थोड़ा छोटा सपोर्ट 15,700 पर है, हल्की रुकावट 15,900 पर है। बड़े लेवल के हिसाब से 15,500, 16,000 निकल कर आता है, जिसकी आज जरूरत है नहीं। तो 15,700, 15,900 ट्रेडिंग रेंज रहनी चाहिए। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बैंक निफ्टी 34,000 हल्की फुल्की रुकावट है। 21 लाख शेयर है वहाँ पर कॉल्स में, और 33,500 पर 18 लाख शेयर है। तो न 33,500 के नीचे निकलने की जाने की जल्दी, न 34,000 के ऊपर निकलने की हड़बड़ी। ये आपके लिए लेवल होगा। अगर हो गए पार तो 34,300 आपके लिए अगली बड़ी रुकावट है। 17 लाख शेयर वहाँ पर भी है। तो 34,200, 34,300 की रेंज में कहीं जाकर रुक जाएंगे, और अदरवाइज 34,000। ये सिंपल। समझ गए सर। चलिए, ये हैं आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। थोड़ा स्विंग वैसे हो रहा है सर बाजार में भी। डाउ फ्यूचर्स कमजोर हुए हैं, एसजेएक्स निफ्टी भी थोड़ा नीचे फिसला है, 15,800 पर वापस आ गया। तो वही है, वॉलेटिलिटी इस समय बाजार में दिख रही है। आई खबरों के लिहाज से कहां पर रखनी है आपको नजर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही है, जानते हैं हमारी टीम के साथ। वरुण, अरमान, आशीष तीनों हैं तैयार। वरुण, मॉर्निंग, आपसे करते हैं शुरुआत। बताएं ट्रिगर्स और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो कैबिनेट की बैठक है 11 बजे, यहाँ पे आपको नजर रखनी है। साथ ही साथ एडिबल ऑयल कंपनीज जो है उनके साथ सरकार बैठक करने वाली है एमआरपी पे और रेट रिडक्शन पे, तो इसके चलते यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। पैसा और डिजिटल, यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी फंड जुटाने पे विचार करेगी, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। और टीवीएस मोटर्स, आज ये नई मोटरसाइकिल जो है
उसको लॉन्च करने वाली है, तो इसके चलते टीवीएस मोटर भी आपके रडार पे रहना चाहिए। बिजनेस अपडेट आया है, बजाज फाइनेंस का डिपॉजिट 22% बढ़े हैं, कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है 26.2% पे है, कंसोलिडेटेड कोर एयूएम जो है 31% बढ़ के आया है, तो कहीं ना कहीं इसके चलते बजाज फाइनेंस पे नजर रखेगा। मेरिको, इनका थोड़ा जो मांग को लेके अपडेट आया है वो थोड़ा चिंताजनक है। कंपनी का कहना है कि बढ़ती महंगाई के चलते मांग पर असर देखने मिला है, घरेलू वॉल्यूम जो है वो मिड सिंगल डिजिट में गिर सकते हैं इस बार। सफोला की जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें गिरावट आएगी। पैराशूट की हालांकि गिरावट जो है वो थोड़ी कम रहने वाली है। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में लो सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने मिलेगी। फूड सेगमेंट में पिछले साल का ऊंचा बेस जो है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हालांकि ग्रोथ अच्छी है, हाई टीन में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो रह सकती है। तो मार्जिन्स के लिए तो फिर भी ठीक है इस कंपनी की ओवरऑल कमेंट्री, लेकिन डिमांड को लेकर जो कंपनी ने कमेंट्री दी और खासकर वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर वो थोड़ी चिंताजनक है। तो ये के लिए कुछ कमेंट्री और अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताएं क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, एनटीपीसी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एनटीपीसी का जो Q1 का अपडेट आता हुआ दिखा है, जो जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इनका कोल माइनिंग का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 61% बढ़कर आता हुआ दिखा है। जय कुमार इंफ्रा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनका जेवी है मुंबई में, उन्होंने एक सीवर टनल के लिए एक ऑर्डर जीता है और वो कुल जो ऑर्डर है वो लगभग 343 करोड़ का है। साटिया इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको भी एक टेक्स्ट बुक छपाई के लिए एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और इस ऑर्डर का वैल्यू है लगभग 105 करोड़ का। तेजस नेटवर्क, जिसमें संख्या लैब्स के लगभग 61 लाख शेयर्स को ये लगभग 276 करोड़ में खरीदेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बची हुई हिस्सेदारी है उसका भी ये परचेस कर लेंगे। और अंत में स्पाइस जेट पर ध्यान रखिएगा, जो Q400 इनका एयरक्राफ्ट है, जहां पे विंडशील्ड बाहरी पैनल टूटने के कारण एयरक्राफ्ट, हालांकि जो एयरक्राफ्ट है वो मुंबई में सेफ लैंडिंग हो चुकी है और एक ही दिन में दूसरा मामला आता हुआ दिखा है। तो 2 बार हमने देखा है यहाँ पर परेशानी हुई है स्पाइस जेट, एक ही दिन में 2 बार उड़ानों पे हुई है, बट थैंकफुली कुछ ज़्यादा खराब इंसिडेंट्स नहीं हुए। आइए जानते हैं ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, चलते हैं उसके लिए FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं आज की जो टॉप रिपोर्ट्स हैं वो कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मेरिको के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ पर CLSA की तरफ से नोट आया है, अंडर परफॉर्म रेट बरकरार रखा है 530 रुपए के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि जरूर अगर आप देखें तो डिमांड थोड़ी सी कमजोर है, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन का असर है देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और खास बात इन्होंने हाईलाइट करके ये कही है कि जो ग्रॉस मार्जिन है, हो सकता है कि यहाँ पर आपको रिकवरी देखने को मिले, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट में थोड़ी बहुत गिरावट भी आई है। तो रिपोर्ट मिक्स्ड है। खास बात यह कि अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार है, 530 रुपए का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा मैक्वारी ने भी देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य थोड़ा सा काटा है, 575 से घटाकर 560 कर दिया है। हालांकि 492 की क्लोजिंग सबसे ज्यादा बुलिश जो है मेरिको पर नोमिरा है 625 के लक्ष्य के साथ। बजाज फाइनेंस, यहाँ पर भी क्वार्टरली अपडेट्स का असर आपको देखने को मिलेगा। CLSA ने बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है काफी ज्यादा काटा है। पहले 6000 रुपए का टारगेट देते थे, अब 5000 रुपए पर लक्ष्य को एडजस्ट किया, 5661 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जिस प्रकार से ग्रोथ के आंकड़े हैं, थोड़ा धीमापन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वैल्यूएशन अगर आप देखें तो प्री कोविड मल्टीपल्स के करीब ही चल नहीं रही है। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और बुलिश स्टांस इनका व्यू बरकरार है 8000 रुपए के लक्ष्य के लिए। ICICI सिक्योरिटीज, यहाँ पर भी देखिए इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, जहां पर पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग देते थे, अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी देखें तो काफी ज्यादा काटा है। 740 से लक्ष्य को घटाकर 450 कर दिया है। हालांकि 424 की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि EPS के अनुमान में भी 13 से 18% की कटौती इन्होंने की है। और कुछ चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं, वैसे थोड़े दिन पहले लिंक भी करके हमने आपको बताई थी, जानकारी दी थी कि कैश मार्केट्स में जो वॉल्यूम्स हैं इनमें लगातार धीमापन देखने को मिल रहा है। और मंथ ऑन मंथ ये देख रहे हैं कि करीब करीब 20% की गिरावट यहाँ पर कैश वॉल्यूम्स में देखने को मिली है। तो इनका असर जो है सीधा बिजनेस पर देखने को मिलेगा। ONGC सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है 145 से घटाकर 120 कर दिया है। हालांकि 127 की जो है कल की क्लोजिंग है। तो ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स और कुछ और रिपोर्ट्स भी आशीष, उनके बारे में भी बताएं। दीपांशु, मारुति पर लगातार रिपोर्ट्स आ रही है। JP Morgan न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 8350 के करीब स्टॉक चल रहा है, 8200 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। लेकिन HSBC इसके विपरीत खरीदारी की राय दे रहे हैं 9500 रुपए के लक्ष्य के लिए। टाटा मोटर्स, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नोट आया है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 530 के लक्ष्य के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर खास नजर रखिएगा, गोल्डमैन सैक्स का व्यू जो है बदला है, पहले न्यूट्रल की राय देते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं, यानी रेटिंग को अपग्रेड किया है। और लक्ष्य भी देखें तो 1984 से बढ़ाकर 2135 कर दिया है। 1663 की जो है कल की क्लोजिंग है। टाइटन पर मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, ऊंचा लक्ष्य दिया है
1954 की क्लोजिंग है, 2750 रुपये का लक्ष्य दिया है। कोल इंडिया पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है क्रेडिट स्विस की तरफ से, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 182 की क्लोजिंग है, 250 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है और मान रहे कि ई ऑक्शन के जो प्राइसिंग है प्रीमियम में दोनों फेवर में चल रहे हैं। डिविडेंड डील लेने अच्छी लग रही है जिसके चलते कन्विक्शन बना हुआ है। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कोल इंडिया पर 250 रुपये का लक्ष्य दिया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज अंत में यहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, अभी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं। स्टॉक लुढ़क कर 3525 पर आ गया है, ये 4800 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स और बुधवार की सुबह वक्त है पिक ऑफ द डे का। मंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी लीवर पर खरीदारी की राय होगी। 2401 के राउंड चल रहा है, इन स्तरों पर नहीं खरीदना है। लेवल टूटने पर 2420 के लेवल जब टूटे तब खरीदारी की राय होगी। 2420 के ऊपर तोड़ेगा तो ये आईटीसी की जैसे मोमेंटम आईटीसी चला है, ये भी एक बड़ा कैचअप दिखाएगा। तो लीवर पर 2420 के ऊपर खरीदारी की राय होगी। ब्रेकआउट के बाद टारगेट होंगे 2518 के, 2518 के, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस लगाना है 2382 के स्तरों का। ओके, 2420 के ऊपर खरीदना है कैश के लेवल्स, और यानी कि यहां से 25 रुपए बढ़ जाए फिर टारगेट 2518 का बनेगा, लगभग 100 रुपए ऊपर, और 2382 के स्टॉप लॉस के साथ करनी है आपको खरीदारी लीवर पर। कंडीशनल खरीदारी बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, जो मेरे साथी हैं राकेश जी, जो उन्होंने कॉल दिया अनिल जी, मेरा भी उसी में जोड़ लीजिए। मेरी भी कॉल लीवर है, और अनिल जी लीवर को हिंदी में जिगर कहते हैं, तो जिगर है तो लीवर खरीदें। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। थोड़ा सा मेरा राकेश जी से मतभेद है कि मेरे ख्याल से मौजूदा स्तरों पर ही बाय कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट मेरी राय में कल ही आ चुका है, तो बाय करके चलें। 2500 का टारगेट होगा, 2500 का, 2360 फ्यूचर के लेवल पर स्टॉप लॉस रखना है। आप ही की पिक ऑफ द डे में शामिल होना चाहते हैं कुणाल जी। राकेश जी, आपकी मंजूरी है इसके लिए? नहीं अनिल जी, मंजूरी देने वाला मैं कौन। अनिल जी, सब लोग चार्ट देख रहे हैं, उनका अच्छा है अनिल जी। अभी तो जिस तरीके से लीवर का चार्ट है, इसी लीवर में अनिल जी अभी आप देखेंगे आगे कौन कौन जुड़ता है। तो सामूहिक अनिल जी प्रयास है, टारगेट अचीव हो तो सबको बराबर का श्रेय है। Okay. और अगर स्टॉक फेल होता है तो सबकी बराबर ट्रोलिंग होनी चाहिए। ट्रोलिंग में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो तो खैर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप ही के लिए है। वो तो आप कितना भी कर लें, किसी और की तो होगी नहीं। एकाधिकार है। हाँ, वो एकाधिकार है, उसमें मोनोपोली आपकी। प्यार ही इतना है ना दर्शकों का आपसे, ट्रोलिंग के वक्त तो आप ही से प्यार करते हैं, बाकी दूसरों में थोड़ा बढ़ जाता है। कुणाल जी कुछ कह रहे थे आप जी? अनिल जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि अभी जो आप कह रहे थे कि राकेश जी को आप शामिल हो जाइए राकेश जी के साथ, अनिल जी उल्टा है वो तो। अनिल जी आप सबसे पहले राकेश जी के पास चले जाते हैं, वरना अनिल जी अभी राकेश जी शामिल हो रहे होते हैं मेरे साथ। हाँ, तो सबसे पहले राकेश जी आते भी तो है ना, सबसे पहले गुड मॉर्निंग उन्हीं की होती है, एकदम समय से पहले। राकेश जी की पंक्चुअलिटी माननी पड़ेगी, एवरी डे गजब है। मतलब कोई भी रीजन से रहो, पर्सनल रीजन हो, प्रोफेशनल रीजन हो, रीजन कुछ भी रहे, लेकिन आ जाते हैं टाइम से। हाँ, हमारी भी पंक्चुअलिटी बहुत है, हम भी रोज ऑफिस आते हैं। मंजल जी, आपने हमको भी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा होगा ना। हमारे पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन है पंक्चुअल, आते हैं वैसे ही। मंजल जी समय से पहले पहुंच जाते हैं। आइए सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे तरफ से पिक ऑफ द डे जो भी है हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है मैंने कल सुबह पिक ऑफ द डे में हिंदुस्तान यूनिलीवर को शामिल किया था। 2375 का क्लोजिंग था परसों का, और कल मैंने पिक ऑफ द डे में हिंदुस्तान यूनिलीवर को शामिल किया था। मैंने कहा था कि इसमें रिकवरी आएगी। 2410 का पहला टारगेट था, 2425 का दूसरा टारगेट था, 2410 का टारगेट तो कल ही हासिल हो गया था, तो आज 2425 का भी हासिल हो जाएगा। और राकेश कुणाल जी ने जो भी दिया है टारगेट, सारे हासिल होते हुए दिखेंगे। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, मैं पूरा सहमत हूँ, और उन लोगों को मैं मेरे तरफ से तो नमस्कार है, क्योंकि मेरा ही स्टॉक आगे जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। पर आज मैंने बहुत स्टडी किया है और दो स्टॉक शामिल किया है मेरा पिक ऑफ द डे में। पिक्स ऑफ द डे हो जाएगा, एक फ्यूचर्स का, एक कैश का। फ्यूचर्स में टीवीएस मोटर्स को शामिल करेंगे, क्योंकि एक डिसेंट करेक्शन आ गया है ऊपरी लेवल से,
तो 810 के आसपास कल बंदी हुआ था और मुझे लगता है कि 800 के आसपास मेजर सपोर्ट है, तो 800 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 790 का स्टॉप लॉस, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ टीवीएस मोटर्स का खरीदने का सलाह होगा। 825 का पहला टारगेट, 837 का दूसरा टारगेट के लिए टीवीएस मोटर्स का खरीद कर चलने का सलाह होगा। ये मेरा पहला स्टॉक है जो फ्यूचर्स में है। और एक फ्यूचर्स से बाहर कैश सेगमेंट का स्टॉक है, बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है, एलगी इक्विपमेंट, जिसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल सकता है। कल भी ये परफॉर्म किया था, आज भी पूरा मोमेंटम मेंटेन्ड होगा। स्टॉप लॉस के हिसाब से मैंने जो दिया है वो है 350 का और 400 से 410 का टारगेट होगा। हो सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 400 से 410 का टारगेट हासिल करेगा। 350 का स्टॉप लॉस याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपके लिए सिमी जी की तरफ से 2 स्टॉक। टीवीएस मोटर्स के लिए तो एक अच्छी खबर भी है सिमी जी, आज ये अपनी एक मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रहे हैं। आज नया एक मॉडल रोनिन, टीवीएस रोनिन। तो ये एक मोटरसाइकिल है, हाँ, नई तरह की मोटरसाइकिल है, मतलब इन्होंने इस कैटेगरी में कभी वो लॉन्च नहीं करी। अच्छा, तो नई तरह की मोटरसाइकिल आज लॉन्च होने जा रही, तो इस पर भी नजर रखिए। और बाकी एलगी इक्विपमेंट तो लगातार हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद आता हुआ दिखाई है, चाहे वो एसपीएल में हो, चाहे फिर जैन साहब की तरफ से या फिर सेठी साहब की तरफ से। तो फंडामेंटली भी मजबूत स्टॉक जहां पर तकनीकी तौर पर सिमी जी को पसंद है। आइए अमरीश सर भी हमारे साथ है। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द डे है एबीबी। एबीबी इंडिया एक लीडर है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में। 3 की सेगमेंट्स हैं इनके, रोबोटिक्स एंड मोशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और इंडस्ट्रियल एंड प्रोसेस ऑटोमेशन। जो पैन इंडिया स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव है, इनके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे, रेवेन्यू इंक्रीज बाय अबाउट 21%, पर जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स करीब 12% कैगर है। ऑर्डर इनफ्लोज भी काफ़ी अच्छे थे। लास्ट क्वार्टर में 2291 करोड़ का ऑर्डर आया था। टोटल ऑर्डर बैकलॉग करीब 5200 करोड़ से ज़्यादा है। डेट फ्री कंपनी है और फ्री कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। और ये लोग कैश यूज करेंगे फॉर केपेक्स एज वेल एज एक्विजिशन। शायद कुछ न्यूज़ आए ओवर द नेक्स्ट 1.5-2 मंथ्स। मेरा टारगेट यहाँ पे बनता है 2700 का, बेस्ड ऑन ईपीएस ऑफ 54 फॉर FY24, जहाँ पे पी मल्टीपल मैंने 50 का लगाया। ओके, तो ये है आपके लिए एबीबी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई आपके लिए। एक और स्टॉक है जहाँ पर आज रहेगी निगाहें, वो है कॉनकोर। अमरीश सर, आप ही से राय लेना चाहता हूँ। आज कैबिनेट की बैठक भी है, पूरा समझाया जा रहा है कि कैबिनेट के जो लैंड लीज रेंटल्स हैं उस पर एक फैसला हो जाएगा। इससे कॉनकोर के विनिवेश का रास्ता साफ होता है। जरा एक बार आप अपनी राय दीजिए। और सिमी जी, आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में पहले रहा भी है, आप चार्ट तैयार कीजिए। अमरीश सर बताएं। एब्सोल्युटली, ये एक बड़ा ट्रिगर है जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मैंने भी ये रेकमेंड किया था रिसेंटली। मेरा टारगेट था 780 का, और उस वक्त मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे एक ट्रिगर आएगा एंड दिस विल बी दिस रेट फाइनलाइजेशन जो काफ़ी नीचे रहेगा फ्रॉम द टाइम फ्रॉम व्हाटएवर इट इज राइट नाउ, क्योंकि नियरली 65% मार्केट शेयर है इनका। एंड स्पेशली जो मुंबई से दिल्ली का जो ट्रैक बन रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, सिमी जी चार्ट्स देखेंगे जरा इसके। जी बिल्कुल अनिल जी, चार्ट में तो अच्छा मोमेंटम है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से लोअर लेवल से काफी बड़ा रिकवरी शो किया है, पर 630 से 635 इसके लिए एक ट्रेंड डिसाइडर का काम करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसी रेंज के आसपास 630 से 35 के बीच में 50, 100, 200 तीनों जो मेजर मूविंग एवरेजेस है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, सारे इसी रेंज के बीच में हैं। तो फ्रेश मोमेंटम 635 के ऊपर जाने के बाद ही आएगी। तो मुझे लगता है कि कंफर्टेबली 670 से 680 का रेंज शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलना चाहिए। 635 के बाद एडिशन करना है, करंट लेवल पर थोड़ा सा खरीदना है, 610 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो पूरी तरह से बाई कॉल के साथ ही हूँ। लोअर लेवल्स पर खरीदेंगे 610 का स्टॉप लॉस और 635 के ऊपर एडिशन करेंगे। 670 680 वुड बी द टारगेट्स। ओके, तो ये है आपके लिए कॉनकोर पर राय। आइए बढ़ते आगे। और मुदीत जी हमारे साथ है तैयार। मुदीत जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, पिक ऑफ द डे में हमने चुना है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को खरीद के चलेंगे। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर में बनता हुआ नजर आ रहा है, और कल के सेशन में अच्छी चीज देखने को मिली। 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर क्लोज होता हुआ नजर आया है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है, लग रहा है तेजी बन सकती है। आज के लिए 710 के टारगेट्स के लिए भारतीय एयरटेल को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 670 का।
भारतीय एयरटेल पर रखनी है नज़र, 700 के ऊपर जाने की तैयारी आज ये काउंटर आपको दिखा सकता है। देखते हैं इसमें मूव कैसी आएगी। बजाज फाइनेंस इस पर भी रहेगा फोकस, क्योंकि इसके भी अपडेट्स आए हैं। डिपॉजिट्स में 22% की बढ़ोतरी हमने देखी है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 31% बढ़े हैं और जो नए लोन्स का आंकड़ा है वो भी बढ़कर आया है। तो ओवरऑल अपडेट्स तो इनके अच्छे ही दिख रहे हैं। चार्ट्स पर एक बार राय ले ली जाए। मोदी जी, बजाज फाइनेंस चार्ट्स पर कैसा लगता है सर? ये चार्ट अच्छे हैं दीप, और स्टॉक में कल के सेशन में अच्छी तेजी बन रही थी, लेकिन हाइज होल्ड नहीं हो पाए क्योंकि मार्केट में काफी वोलेटिलिटी थी। बट अभी जो चार्ट्स बने हुए हैं, लग रहा है यहाँ से और तेजी बन सकती है। 5580 5580 के स्टॉप लॉस से जो पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है 5800 पहला हर्डल होगा। 5800 निकलता है, उसके बाद 5920 तक के अपसाइड मूव बजाज फाइनेंस में नजर आएंगे। डिप में बाय करके चलेंगे, स्टॉप लॉस आएगा 5580 का। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस जिस पर आपको रखनी है नज़र। आज देखते हैं कैसा रहेगा ट्रेड में, इस पर भी एक्शन आएगा। कुछ छोटे काउंटर्स पर भी वहाँ पर रखते हैं नज़र। एक बार एक्चुअली तेजस नेटवर्क्स है, इस पर एक बार पहले राय ले ली जाए। सांख्या लैब्स के 60 लाख शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, करीब 276 करोड़ का में अधिग्रहण किया है और बचा हुआ हिस्सा भी जल्दी खरीदने की इनकी योजना है। बंसल जी, चार्ट्स कैसे हैं सर तेजस नेटवर्क्स के? दीपांशु, तेजस का अगर चार्ट देखें तो चार्ट तो एकदम पॉजिटिव है, पॉजिटिव बायस के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और नीचे में देखें तो 437 एक अहम सपोर्ट है, 449 के अराउंड चल रहा है। तो जिनके पास है, कोई खरीदना चाहता है, तो 437 का एक स्टॉप लॉस बैठता है। और टेक्निकली नेक्स्ट हर्डल टेक्निकल रेजिस्टेंस आता है 470 471 के स्तरों पर, तो वहां तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो यह है आपके लिए तेजस नेटवर्क्स जहां पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर पे आज फोकस में रहेगा। स्पाइस जेट, परेशानी इसकी बढ़ रही है क्योंकि एक दिन में 2 बार इनके 2 सेपरेट उड़ानों में परेशानी हुई। कल तो कराची में एक इमरजेंसी लैंडिंग भी इन्हें करनी पड़ी थी। चार्ट्स जरा एक बार सिमी जी से पूछें। सिमी जी, आज वैसे तेल गिरा है तो शायद थोड़ी राहत आ सकती है, बट लगातार गिरावट में ही रहा है स्पाइस जेट। चार्ट्स क्या कहनी है इसकी? बहुत ही बुरा हाल है दीपांशु। मुझे लगता है कि जो फॉर्मेशन है बहुत जल्दी 40 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा, ऐसा भी नहीं लग रहा है। तो मिनिमम 40-42 का ही रेंज होगा, जो पार करने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल्स पर, मतलब ऊपर के दिशा में थोड़ा सा मोमेंटम एक्वायर कर सकता है। 45-46 का मेजर रेजिस्टेंस है, वो तो पार करने में टाइम लग सकता है, मतलब 2-3 महीना तो मिनिमम हो जाएगा। नीचे अगर किसी भी कारण से 36, 35, 50 इस रेंज को तोड़ देता है तो इसमें फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिलेगी। बहुत ही बुरा हाल है और मुझे लगता है कि इसमें कोई भी खरीदारी का सलाह नहीं है। 40-42 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। आज अगर इस रेंज के आसपास मिलता है तो एक बार निकल जाने का ही कोशिश करना पड़ेगा। तो ये है आपके लिए राय जहां तक स्पाइस जेट का सवाल है। कमज़ोर वैसे कल क्लोज हुआ है और परेशानियां भी इस काउंटर के लिए बढ़ रही हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर रखनी है आपको नज़र, और आज ब्रोकरेजेस के भी कई सारी रिपोर्ट्स आपको आती हुई दिखी हैं। मैरिको, एक बार जरा इस पर भी नज़र डालते हैं और अमरीश सर से पहले इस पर एक राय ली जाए। अमरीश सर, इनका जो अपडेट आया है उतना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला नहीं है। हालांकि कमोडिटी प्राइस गिरने से ऑफकोर्स सहारा मिलेगा और अब तो ये क्लियर बात हो रही है एफएमसीजी के लिए, बट कंपनी कह रही है कि मांग पर असर दिखा है, वॉल्यूम्स में इन्हें गिरावट दिखी है और स्पेशली जो इनके पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उसमें सफोला और पैराशूट दोनों में ही वॉल्यूम्स गिरे हैं। हालांकि पैराशूट के वॉल्यूम्स थोड़े कम गिरे हैं। कैसे देखना चाहिए सर मैरिको को अब? वीकनेस तो क्लियरली है, डिमांड गिर रहा है, तो आई थिंक दैट्स बैड न्यूज़। और यदि यहाँ पे इन लोग रेट्स भी अभी कम करते हैं तो दैट विल फर्दर हैव प्रेशर ऑन मार्जिन। तो मैं तो बोलूँगा कि इस लेवल पे तो श्योरली लेना नहीं चाहिए। आई थिंक वन शुड वेट। तो ये है आपके लिए आया मैरिको पर ढेर सारे ब्रोकरेज आते हुए दिख रहे हैं। आइए, हमारे 2 और खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, सुमित जी और वागल साहब। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे कोलगेट पामोलिव को सिलेक्ट करना चाहिए। कोलगेट पामोलिव के अंदर पिछले 2-3 दिनों से लोअर लेवल से एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और वैसे भी एक करेक्शन के बाद कोलपाल के अंदर एक अच्छा मूव बन रहा है और रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हुए हैं और 200 डीएमए के ऊपर कल स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। तो मेरे को लग रहा है कि कोलपाल के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 1505 का इसके अंदर नीचे पे स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 1560 रुपए से लेके 1575 रुपए तक के लेवल कोलगेट के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करें कोलपाल। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए कोलगेट पामोलिव। वागले साहब, आपको क्या पसंद है सर? गुड मॉर्निंग। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरा कॉल
एसआरएफ पे जो कल था आज भी वही है, मुझे लगता है अभी तक फॉल पूरा हुआ नहीं। आज अगर बाउंस बैक में हल्का सा ऊपर मिल जाता है, इसको अभी भी बेच के चलना चाहिए। ये एक हाई मोमेंटम स्टॉक है, जब बड़ी मूव चालू होती है तो इतनी जल्दी रुकती नहीं है। तो 2053 का बंद है, 2087 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1980 का मेरा टारगेट होगा। जब फॉल चालू होगी मुझे लगता है आज के दिन में ही, कुछ घंटों में ये स्टॉक ये लेवल्स दिखा सकता है। ओके, एसआरएफ आज की उछाल में और गैप से अगर ऊपर खुले बाजार तो वहां बेचने की कोशिश करें, ये राय है आपके लिए वागले साहब की तरफ से। 1980 का टारगेट होगा और 2087 वागले साहब ने एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब फॉल शुरू होगी ये गिरना चाहिए। वो प्रेडिक्ट कर लिया है कि ये गिरेगा ही दिन के दिन। हाँ, मतलब इसको थोड़ा धक्का चाहिए, धक्का चाहिए, कोई धक्का दे दे। ठीक बात। चलिए, तो एसआरएफ पर रखिए नजर। कल भी हमने देखा एक्चुअली 5% कल कमजोर होते दिखा था। कल बड़ा ब्रेकडाउन आया था एसआरएफ समेत और बाकी केमिकल्स और एग्रो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी। कुछ और काउंटर्स जहां पर नजर रखनी है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इस पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। सुमित जी से इस पर एक राय लेते हैं। सुमित जी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सीएलएसए ने डाउनग्रेड करा है, आउट परफॉर्म से अब अंडर परफॉर्म का व्यू दिया है और 740 से टारगेट 450 का किया है। स्टॉक ऑलरेडी उनके टारगेट के नीचे है बट डाउनग्रेड आते हुए दिखा है। कोई राय सर इसके चार्ट पर? चार्ट तो वीक है दीपांशु। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अंदर पिछले 6 महीने में, इनफैक्ट 6 से 9 महीने के अंदर कंटिन्यूसली ऊपरी लेवल से गिरावट ही देखने को मिल रही है और हायर लेवल से स्टॉक आधा हो चुका है। और अगर ये 400 का लेवल तोड़ता है तो इसके अंदर फिर और नीचे में लेवल्स देखने को मिलेंगे और 370 रुपए से लेके 350 रुपए तक के लेवल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तेजी स्टॉक के अंदर तभी बनेगी जब ये स्टॉक ऊपर में 475 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग दे देता है और ब्रेकआउट दे देता है। तो 475 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना नहीं है, डिप्स का वेट करें। लॉन्ग पोजीशंस नहीं आया तो नीचे में इनिशिएट करें। अभी फिलहाल वीक लग रहा है। ओके, अभी फिलहाल वीक लग रहा है, ये आपको लग रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। अमरीश सर, आप ट्रैक करते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ट्रैक करता हूं और यहाँ पे जो व्यू है मेरा भी नेगेटिव ही है, क्योंकि मार्केट में जो वॉल्यूम्स है कंपेयर टू लास्ट 2 इयर्स कम हो गए हैं। क्लाइंट एडिशन भी स्लो डाउन हो रहा है। सो आई थिंक द नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स शायद अर्निंग्स भी थोड़े वीक रहेंगे, तो मुझे लगता है कि इट कैन करेक्ट फर्दर। ओके, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज यहाँ से और गिरावट आपको दिखा सकता है। सीएलएसए का भी भरोसा नहीं है, अमरीश सर का भी भरोसा नहीं है, सुमित जी का भी भरोसा नहीं है। देखते हैं काउंटर कैसा बिहेव करेगा। ओएनजीसी, सिटी को भी इन पर भरोसा नहीं है। 145 से टारगेट 120 कर दिया है। सेल रेटिंग बरकरार है। कच्चे तेल में कल से आज तक हमने काफी शार्प फॉल भी देखा है। वागले साहब, ओएनजीसी आज चार्ट्स पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर? दीपांशु, पिछले 2 दिनों में कल का दिन छोड़ के एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है। लगभग 150 से ये स्टॉक लगभग 130 के नीचे आ चुका है। तो ये बाउंस बैक बिल्कुल कर सकता है, लेकिन 135 क्रॉस करना मुश्किल है। ऑन द डाउन साइड 123 124 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो 124 135 ये रेंज होगी आज और कल की। ओके, तो 124 135 रेंज रहेगी ओएनजीसी के लिए। देखते हैं कैसे मूव करता है। ऑलरेडी सिटी के टारगेट के नीचे ही है ये काउंटर, बट तेल में कल से आज के बीच आपने भारी गिरावट होती हुई देखी है। कुणाल जी, एक छोटा स्टॉक है साटिया इंडस्ट्रीज, कल 122 के लेवल के आसपास क्लोज हुआ था। इन्हें 105 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। 1200 करोड़ की कंपनी है, तो लगभग मार्केट कैप के 10% की वैल्यू का इन्हें ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। जरा इसके चार्ट से देखें सर, कल 123 पर बंद हुआ था। एक बार कंपनी का नाम दोहराएंगे दीपांशु? साटिया इंडस्ट्रीज, SATIA। हाँ जी, खोई गया कुणाल जी। देखिए दीपांशु, चार्ट। हाँ, अच्छा जब मिल गया चार्ट तो बताओ। हाँ जी अनिल जी, चार्ट मिल गया अनिल जी, मिल गया। अरे ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, ये तो चार्ट ही है। बताइए अनिल जी। देखिए, चार्ट तो ठीक ठाक है। स्टॉक में एक तेजी भी बनी, फिर करेक्शन आया, डबल बॉटम पैटर्न बने, कुछ तेजी भी बनती हुई दिख रही है। तो मेरी राय में देखिए 120 के आसपास अब एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट को एक लेवल बांध करके अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रहे। ऐसे कोई खरीदारी की राय नहीं है अनिल जी। ये मुश्किल सवाल आपसे क्यों पूछे जाते हैं? अनिल जी, मैंने भी ऐसा ही देखा है अनिल जी कि जो चटपटे सवाल हैं वो अनिल जी सारे बंसल जी से पूछे जाते हैं अनिल जी। हाँ, मुश्किल वाले जहाँ फंसाने वाले होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं सारे के सारे सवाल, और आसान वाले बंसल जी के पास जाते हैं। बंसल जी, आप सहमत नहीं है? जी बताएं। शक्ल का दोष है अनिल जी। अनिल जी सहमत, देखिए अनिल जी सहमत यानी
अनिल जी एक टफ सवाल है अनिल जी, कुणाल जी और दीपांशु के लिए जी। ये अनिल जी दोनों जी बिजनेस के मतलब कि इंग्लिश मैन है। तो अनिल जी सवाल ये है, अगर ये 10 की कमाई जो हमारा अनिल जी एक पॉपुलर शो है जहाँ इतनी अच्छी निवेश की पिक्स मिलती हैं, अगर ये 10 की कमाई का शो अनिल जी आप लंदन से कर रहे होते तो इसका नाम क्या होता अनिल जी? समझ दिया जाए। फास्टेस्ट फिंगर है, देखिए जितने भी अंग्रेजी इंग्लिश मैन है, दीपांशु है, कुणाल है, इनके लिए सवाल है अनिल जी, और एकदम जवाब एकदम ठीक होना चाहिए, हंसी मजाक की बात नहीं अनिल जी, सीरियस अच्छा आंसर होना चाहिए अनिल जी। वो बंसल जी ने पहली बार कोई सीरियस बात कही है, जरा सीरियस। अच्छा ये जवाब अभी चाहिए या थोड़ा समय दिया जाएगा इनको? नहीं अनिल जी, पूरा 10 की कमाई जब तक शुरू नहीं होती तब तक का समय है अनिल जी, जब तक हमारा नंबर नहीं आता अनिल जी। नहीं तो नाम मैं करूंगा अनिल जी 10 की कमाई में। ठीक है, तो 10 बजे तक का समय। जवाब हाजिर है। हाजिर है, बताएं सर। अनिल जी सुनिए, बताएं। हाँ अनिल जी बंसल जी को बोलिए पहले लंदन ले जाएं, अनिल जी वहीं जवाब लेंगे। चलिए बढ़िया है, बात थोड़ी दूर लंदन तक पहुंच रही है।